साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मज़ामा केम छो कसा आहेस। आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की, जय वाहिगुरु की। आज की क्लास में हम एक इम्पॉर्टेंट बात को डिस्कस करना चाहते हैं जो जुड़ा हुआ है आपके अधिकारों को लेकर, चाहे वो बात हो चाइल्ड कस्टडी की, चाहे वाइफ को लेकर या जो वाइफ के घर वाले हैं उनके इंटरफेरेंस को लेकर। साथियों प्रैक्टिकली एक समस्या समाज में ये आ रही है कि शादी के 10 साल बाद 15 साल बाद लड़कियां पीयर जाके बैठ जाती हैं बच्चों को लेके। आप उनको मनाने जाते हो, वो नहीं आती है। जो लड़की के घर वाले हैं, खासकर उसके पिताजी, उसके भाई, आपसे जो है बदतमीजी करते हैं और ये कहते हैं कि उनके घर की बेटी दोबारा अब नहीं आएगी, उसको तलाक चाहिए। एक काम करो, अगर छुटकारा चाहिए तो डिवोर्स दे दो, अपनी प्रॉपर्टी दे दो और अल्टीमेटली इस लड़की की लाइफ में दोबारा मत आना। झगड़े शुरू कहाँ से होते हैं कि लड़की को जो चाहिए आप उसको नहीं दे रहे हो, उसको जो लिबर्टी चाहिए, जो उसकी आवश्यकता है वो उसको आप नहीं दे रहे हो। झगड़ों की जड़ जो है वहाँ पर बन जाती है। बट पॉइंट क्या है कि जो उसकी आवश्यकता है उसको नहीं देने से क्या आप जिम्मेदार नहीं हो? यह उत्तर नकारात्मक है, क्योंकि हर पति का एक कर्तव्य है कि हर पत्नी की जो रीजनेबल डिमांड्स है उसको पूरा करे। अब पत्नी चाहती है आईफोन, आपकी जो है इतनी औकात नहीं है, आप आईफोन को अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तो कम से कम उसको एक अच्छा फ़ोन 10 से 12 हज़ार 15 हज़ार का कोई भी लेकर जो है दे सकता है। हर हस्बैंड यही चाहता है कि उसकी वाइफ जो है एक अच्छी लाइफ को जो है लीड करे। पर समस्या क्या है कि उनको सब कुछ आज चाहिए। भाई जब स्थिति अच्छी होगी तब आप लोग किसने मना किया? पर उसका मतलब ये नहीं कि आप घर में आतंक मचाओ, चिल्लाओ और ये शो करो कि भाई अगर मुझे नहीं लेके दिया तो ये मेरी लिबर्टी पर जो है आक्रमण है, मेरा जो महिलावाद है उस पर ये आक्रमण है। और इवन आपके घर में अगर रोका टोकी है, मींस बहू को ये भी कहा जाता है कि भाई आप कपड़े अच्छे पहन के जाओ, तो कई महिलाएं या महिलाओं का संगठन इसको भी उस संगठन पर या उस महिला पर एक अस्तित्व आक्रमण के रूप में देखता है। उनका मानना यह होता है कि उसकी जो लिबर्टी है, जो उसकी फ्रीडम से, इट इज़ गोइंग टू बी अफेक्टेड। साथियों हर परिवार का अपना अपना कल्चर है। हम किसी कल्चर को ना तो मोल्ड कर सकते हैं और ना ही कल्चर को जो है क्रिएट कर सकते हैं। पॉइंट क्या है कि जो कुछ भी हो रहा है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। अगर वो सही नहीं है तो अल्टीमेटली इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट योर राइट्स। और जब ये वाइफ जाके बैठ जाएगी पीयर में और झूठे केस दाखिल करेगी तो आपके फर्दर राइट्स को भी जो है वो अफेक्ट कर देगी। साथियों आज के टाइम पर एक स्थिति मैंने देखी है कि जो प्रॉपर्टी है उस पर एक गहरी निगाह रहती है लड़की वालों की कि इस लड़के के नाम पर जो है कितनी प्रॉपर्टी है, 1 2 3 4 5। अल्टीमेटली ये प्रॉपर्टी बेचेगा तो हमको दे दो पैसा, या प्रॉपर्टी जो है लड़की के नाम कर दो। भाई हम कुछ नहीं मांग रहे हैं लड़की के लिए, बट इतना चाहते हैं कि लड़की सिक्योर रहे। लड़की अनसिक्योर फील कर रही है तो इन द नेम ऑफ सिक्योरिटी एक्सटॉर्शन मनी इज़ गोइंग टू बी डिमांडेड इन नाउडेज। ये एक फैशन बन चुका है। तो करना क्या है ऐसी स्थिति में आपको? तो मैं कुछ बातें साझा करूँगा प्रैक्टिकल फॉर्म में ताकि आप बातों को जो है समझ सकें। साथियों ए और बी जो है पति पत्नी है। बी जो है उसकी संज्ञान में ये बात है कि जो कंसर्न प्रॉपर्टी है वो ए की माँ के नाम पर है। अल्टीमेटली वो ये चाहती है कि वो प्रॉपर्टी जो है ए अपनी माँ पर दबाव डाल के उसके नाम पर जो है करवा दे, मीन्स बी के नाम पर करवा दे। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो बी जो है झगड़ा करने के लिए या तांडव के लिए तैयार हो जाती है। अल्टीमेटली जब ये बात नहीं मानी जाती तो बी अपने पेरेंट्स को कॉल करती है, उनको एक स्टोरी बताती है। वो इस स्टोरी विश्वास करके, क्योंकि ये एक प्लान्ड गेम है, बी को जो है ले जाते हैं और अल्टीमेटली लंबे टाइम तक बी जो है अपने पीयर में रहती है और बी जो है उसके बाद केस फाइल करना शुरू करती है। ये कॉमन ट्रेंड है। अब पहला जो आक्रमण है वो होगा खर्चे के केस का। इसमें सेक्शन 125 CRPC, अब ये हो गया सेक्शन 144 BNSS, उसमें जो है मुकदमा किया जाएगा या मुकदमा किया जाएगा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में। क्लियर हो गया आपको? या इसके अलावा आपको और अधिक परेशान करने की नीयत से झूठे मुकदमे 498 है IPC, अभी हो गया सेक्शन 85 BNS में दाखिल किए जा सकते हैं। तो साथियों मुकदमे अपनी जगह होंगे, बट आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है जिससे आप इजीली इस समस्याओं से निकल सकते हैं। सबसे पहली बात, अगर आपकी वाइफ शादी के लंबे टाइम बाद आपसे धोखेबाजी करने की इच्छुक है, वो ये चाहती कि आप उसके नाम प्रॉपर्टी कर दो और उसके घर वाले उसका समर्थन कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको पैनिक नहीं होना है। अगर आप पैनिक हो जाओगे तो वहाँ पर नुकसान आपका है। आपको जो टेंडेंसी है उसको शट डाउन करने के लिए आपको क्लेवर एटिट्यूड जो है करना होगा। इसलिए मैं कई बार आप लोगों से कहता हूँ कि आप आराधना करो विष्णु जी की। इससे आपकी जो स्ट्रेटेजिकल व्यूज़ हैं वो काफ़ी इंप्रूव होंगे, क्योंकि लड़ने से बेटर समाधान है कि जो समस्या है उसका रुख मोड़ दो। यही हमें सिखाते हैं विष्णु जी। और आपको मैं एक बात कहना चाहता हूँ,
आपको एक बात की और मैं पूर्णतः विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि यदि आप कोई काम अपनी बुद्धि से करेंगे और अच्छा करेंगे तो उसके परिणाम ज़्यादा बेटर होंगे, डिस्पाइट ऑफ दैट कि उसको हम फिजिकली करें, मीन्स लड़ाई की बजाय उस लड़ाई को टाल दिया जाए तो रिजल्ट्स ऑप्टिमम होंगे। क्लियर है बात को? तो घर में पति और पत्नी अपना वर्चस्व अपने ईगो साबित करने के लिए नहीं है, दोनों एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री हैं, पूरक हैं। अगर पत्नी सपोर्ट नहीं कर रही है पति का तो भी स्थिति घातक है, पति सपोर्ट नहीं कर रहा पत्नी का तो भी स्थिति घातक है। तो ये बैलेंस कैसे बनेगा? जब दोनों के बीच विश्वास होगा, प्रेम होगा, एक दूसरे का रेस्पेक्ट होगा, रिश्तों की रेस्पेक्ट होगी। जब नहीं है तो क्या करें? फिर अल्टीमेटली घर तो टूटेंगे ही, घर बर्बाद तो होंगे ही। साथियों, अगर लंबे टाइम बाद ऐसी स्थिति आ रही है कि वाइफ आपको चाहती है ब्लैकमेल करना इन द नेम ऑफ हैविंग प्रॉपर्टी इन हर नेम, तो आपको वहाँ पर जो कंसर्न घर वाले हैं लड़की के, उनको एक बात स्पष्ट कह देनी है कि भाई आपकी लड़की ये चाहती है, ये तो होगा नहीं, और अगर आप भी इसका साथ दोगे तो फिर जो भी घर बिगड़ेगा उसकी जिम्मेदारी आपको होगी। ये लाइन ध्यान में रख लो। जब भी उनसे आप बातचीत कर रहे हो फ़ोन पे या आमने सामने तो इस बात को रिकॉर्ड जरूर कर लो। हर एक चीज़ की एविडेंस बनती है और एविडेंस को प्रॉपर आप एनालिसिस करा लो बाय टेकिंग ओपिनियन फ्रॉम साइबर एक्सपर्ट। पहले सेक्शन था 65B इंडियन एविडेंस एक्ट, अब हो गया सेक्शन 63 भारतीय साक्ष्य अधिनियम। क्लियर हो गया आपको? ये पॉइंट तो मैंने क्लियर कर दिया। दूसरी बात, कुछ लोग सोचते हैं कि पत्नी चली गई या पीयर बैठी, अब बात तो रही नहीं तो हम डिवोर्स फाइल कर दें। भाई आपकी एज हो गई है 40+, आप सेकंड मैरिज कहाँ करोगे? आप मर गए बन तो बेटर ये है कि डिवोर्स फाइल करने की बजाय जब पत्नी केस फाइल करे तो उस सिनेरियो में आपको फाइल करना है केस साथ रहने का। आप कोर्ट से कहो कि भाई कोर्ट की मंशा भी है कि मध्यस्थता कार्रवाई कराई जाए, कोर्ट की मंशा भी है कि पक्षकार साथ साथ रहें, इसके भरपूर प्रयास किए जाए। तो मैं अपनी पत्नी के साथ उसके पीयर में रहना चाहता हूँ। पत्नी को यह डर है कि भाई ये मारेगा पीटेगा या दहेज की मांग करेगा, तो वो होगी नहीं। भाई पीयर में इसके अपने घर वाले हैं, इसके अपने भाई बहन हैं, या इसकी भौजाई है या बरजाई है, जो भी टर्म्स उसके लिए यूज़ किया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में मैं अपने बल का या उसको परेशान करने की स्थिति पैदा ही नहीं कर पाऊँगा। तो ऐसी स्थिति में बेटर ये होगा कि अगर रिश्ता बचाना है कोर्ट को, तो कोर्ट इस बारे में प्रयास करे, मुझे मेरी पत्नी के साथ जो है घर भेजे और पिटिशन में साफ साफ लिख दो कि आई वांट टू डू सेक्स विद माय वाइफ। ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जो तनाव हमारे बीच में हुए हैं, एक बार इंटरकोर्स होगा तो कम से कम हमारे बीच जो तनाव हुए हैं उसको कम करने की स्थिति होगी और अल्टीमेटली घर बसने की स्थिति होगी। और किसी से घर बस जाए तो इससे बेटर काम क्या होगा? और इवन सेक्शन 10 सब क्लॉज 3 फैमिली कोड एक्ट का भी यही इंटेंशन लेके चलता है। सेक्शन 14 प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का यही इंटेंशन लेके चलता है। मध्यस्थता का मतलब ये नहीं है कि पैसों का व्यापार करना। जज रेस्पेक्टफुल पर्सन है, उनका काम क्या है कि न्याय करना। जज का काम क्या है कि दोनों पक्षकारों की बात को सुनना और स्पेसिफिकली उस पर्सपेक्टिव में जो सही स्थिति है उसको निकालना। बट कई बार ऐसा होता है कि जज जो झगड़े हैं उसमें पसड़ जाते हैं, तो दे यूजुअली रेफर टू द मैटर टू द मीडिएशन। तो मेरा कहना ये है, जब वो मीडिएशंस को रेफ़र कर रहे हैं तो कई लोग उनको देखते हैं गंदी निगाहों से, जो मैंने आपको अभी कहा कि दे आर द रेस्पेक्टफुल पर्सन्स। और अगर वो नहीं होंगे तो जो आज फैसले हिंदुस्तान में हो रहे हैं, जो लोगों को न्याय मिल पा रहा है, वो कैसे मिल पाएगा? क्लियर है? बट आपको उनसे डील करने का तरीका नहीं मालूम, आपको उन तक सही बात कन्वे करने का पैटर्न नहीं मालूम, इसलिए आपको ट्रबल होता है। आप पैनिक होकर केस को लड़ते हो। कभी भी पैनिक होकर केस को नहीं लड़ना है। जो भी आपके राइट्स है उसको एक्सरसाइज करो। अगर आप रेमेडी एग्जॉस्ट नहीं करोगे, लड़ने पहुंच जाओगे तो क्या होगा? उदाहरण के लिए रावण का अंत क्यों हुआ था? उसकी बहन पहुंच गई कि साहब मेरी नाक काट दी और ऐसा हो गया और वैसा हो गया, तो रावण भी जो है गुस्से में आ गया और उसने सीधा जो है अटैक शुरू कर दिया। अगर वो अटैक शुरू करने की बजाय बात को समझ लेता कि करना क्या है, तो स्थितियाँ ज़्यादा विकट नहीं होती। तो वही मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको कि जज को गलत सलत बोलने के बजाय या कोर्ट में नेगेटिव व्यू ले जाने की बजाय या कोर्ट में ऐसी अप्रोच रखने की बजाय कि जज जो है गड़बड़ी करते हैं लड़कियों के प्रति, ये प्रॉन है, ऐसी बातें मत करा करो भाई। मोटी मोटी बात मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, आपको उनके प्रति रेस्पेक्टफुल व्यवहार जो है रखना पड़ेगा और अपनी बात को ढंग से इन सिस्टमेटिक वे कहना पड़ेगा। अगर आप नहीं करोगे तो आप ही मारे जाओगे। तो इस बात का विशेष जो है ध्यान रखो। क्लियर है? तो किसी वकील को या जिसको कोसने की बजाय आप सही बात को कन्वे करना सीखो। जितना केस आप खुद लड़ोगे, सिस्टमेटिक लड़ोगे, उतना आपका फ़ायदा है। और किसने कहा वकीलों के पास जाने के लिए आपको? भाई अगर इतना दमखम था तो घर अपना बसा लेते, नहीं बसा पाए ना, फिर सर्विसेज ले रहे हो वकीलों की आप, और वकील भी आपको जो है गाइड प्रॉपर कई बार नहीं कर पाते, फिर आप उनके अनुसार जो है पिटिशन दाखिल करते हो, सफलता नहीं मिलती, फिर परेशान हो जाते हो। जो भी समस्या है, जो परेशानी है, खुलकर स्पष्ट शब्दों में कोर्ट को कहो। अगर आप नहीं कहोगे तो आपका ही वहाँ पर नुकसान होगा। तो आपसे मैं वही निवेदन कर रहा हूँ कि लंबी एज में, मतलब 40-45 की एज में तलाक लेने के बजाय आप कोर्ट को इंसिस्ट करो कि अलाउ मी टू रेसाइड विद माय वाइफ, और आप अपनी वाइफ के साथ सेक्स करने के लिए एलिजिबल हो। और एक बात ध्यान रखना
कि कोई चीज़ अगर हम कर रहे हैं तो वो गैर कानूनी नहीं होनी चाहिए। उदाहरण के लिए अगर मैं किसी लड़की के साथ सेक्स करता हूँ, क्लियर है, तो ये अपराध कब बनेगा कि जब उसकी कंसेंट नहीं है, और अगर कंसेंट है और वो 18 ईयर से कम है तब अपराध बनेगा। अगर वो 18 ईयर से ऊपर है, कंसेंट है, तो अपराध नहीं है। बट लिव इन में क्या होता है कि चक्कर बहुत क्रिटिकल होता है। कई बार वो लगा रहे थे आरोपी साहब मेरे तो कंसेंट थी नहीं, या मेरे कंसेंट को विड्रॉ कर लिया एट स्पर ऑफ मोमेंट, मारे गए आप तो। बट वाइफ वाले केस में ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो मैरिटल रेप ऑफेंस होता BNS कानून में भी। अभी एक ऑफेंस है ही नहीं। आप वाइफ के साथ ओरल सेक्स करो, किसने मना किया? आप एनल सेक्स करो, आप वेजिनल सेक्स करो, कोई मना ही नहीं उसके अंदर। मेरा कहना ये है कि बेसिकली आप अपनी वाइफ के साथ हर प्रकार का सेक्स एंजॉय कर सकते हो, और आप उसको करते हुए अगर वाइफ ये कहते कि मेरी कंसेंट नहीं है, इट इज़ टोटली इमटेरियल। बट शर्त यही कि द मैरिज शुड बी लॉफुल, और उसकी जो एज है वो 18 ईयर से ऊपर होनी चाहिए। क्लियर हो गया बात आपको? अब आपको मैं थर्ड पॉइंट ये एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि जैसे आप ये बात रखोगे, कोर्ट से कहोगे, तो वाइफ तुरंत मना कर देगी, नहीं नहीं मेरे को तो सेक्स नहीं करना। भाई प्रॉब्लम क्या आ रही है? भाई तेरा पति है, साथ रहना चाहता है, घर बसाना चाहता है, प्रॉब्लम क्या आ रही है? तो उसके व्यू से आपको दो रास्ते मिल जाएंगे। अगर वो चाहते हैं कि भाई मेरे को जो है किसी भी रूप में सेक्स नहीं करना है, मैं अपने सेक्सुअल इंटरकोर्स को रिज्यूम नहीं करूँगी, इट इमीडिएटली मेक्स बेसिस फॉर द डिवोर्स। और दूसरी बात ये कि वहाँ पर वाइफ का फॉल्ट शो होता है कि ये लड़की डेलिबरेटली जो है अपने ड्यूटीज़ को जो है अवॉइड कर रही है। एक पति के साथ संभोग करना, उसको सेक्सुअली सेटिस्फाई करना एक कर्तव्य है पत्नी का, ये लिखा हुआ है धर्म ग्रंथों में भी। तो अगर वो अपना कर्तव्य नहीं निभा रही है तो इन दैट सिनेरियो एडवर्स प्रिजम्पशन कैन बी अगेंस्ट हर। तो आपको चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, अगर नहीं पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको जो है नुकसान खाना पड़ेगा। चौथी इंपॉर्टेंट बात यह कि वो कहते हैं मुझे खर्चा दो। तो खर्चे में आपको मैं हमेशा कहता आ रहा हूँ कि आप खर्चे के केस को लेकर अलग तरीके से कंटेस्ट करते हो, और वो अलग तरीका आपको एक रॉन्ग वे पे जो है ले जाता है। अल्टीमेटली नुकसान आप ही बात हो। कई बार देखो हाईवे जाम होता है, तो कुछ डोफे किस्म के लोग होते हैं जो गाड़ी को नीचे उतारते हैं, फिर कुछ लोग तो और नीचे उतार लेंगे, कुछ लोग तो पता नहीं ऊबड़ खाबड़ रास्ते में ले जाएंगे, फिर एंड में जाके वो रोते हैं और फिर वो रहते हैं परेशान। ऐसा अमूमन तब होता है कि जब आप एक हाई फाई गाँव में रहते हो। अभी रिसेंटली मैं जयपुर में था, ठीक है जी, तो मैंने देखा भाई ऐसे ही हरकतें कर रहे हैं, ऐसे उतर रहे हैं और वहाँ उतर रहे हैं। तो मैंने उनको देखकर ये अनुमान लगा लिया कि भाई ऐसी स्थिति हमारे साथ में भी हो रही है। हमको लगता है भाई रोड जाम है, कोर्ट में सफलता नहीं मिलेगी, तो गाड़ी को नीचे उतारो। जैसे आपने गाड़ी नीचे उतारी और फंसे तो अगला जो है आप पे ग्रिप बना लेगा, तो नुकसान नहीं हो। बेटर ये है कि आपको संयमता रखनी पड़ेगी और क्लेवर एक्ट करना पड़ेगा। आप सबसे पहले ये जोड़ दो कि पत्नी ने ये कहा है कि आपकी इनकम लाखों में। अगर आपकी इनकम लाखों में है या करोड़ों में है, इस चीज़ को असर्टेन करने के लिए एक ही इंस्ट्रूमेंट है, इनकम टैक्स रिटर्न। ये गॉट द पॉइंट ना। इनकम टैक्स रिटर्न में आपका बुक्स प्रॉफिट क्या है ये इंपॉर्टेंट है। इनकम पर आप कन्फ्यूजन मत हुआ करो। जो भी आपके घर में आ रहा है वो टर्नओवर है, वो इनकम नहीं है। उसमें जो भी खर्चे हैं, जो भी लाइबिलिटीज़ हैं, इसके अलावा डिडक्शंस हैं, डेप्रिसिएशन है, सब हट जाएंगे। उसके बाद जो चीज़ बचेगी वो है आपका बुक्स प्रॉफिट। वो टैक्सेबल है और बुक्स प्रॉफिट पे ही लड़की मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, ना कि टर्नओवर के ऊपर। और उसकी मैक्सिमम लिमिट क्या है? 25% अगर वो इंडिविजुअल है, 33% अगर उसके पास बच्चे हैं। क्लियर है? तो अगर मान लीजिए आपकी इनकम 20,000 रुपये और 2 बच्चे आपके हैं, तो अप टू द एक्सटेंड ऑफ 6,600 रुपये ही वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। क्लियर है? वो ये नहीं कह सकते कि मुझे बच्चों को पढ़ाना है बड़े स्कूलों में, या मैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेंटेनेंस जो है क्लेम करूँगी। बच्चों को कैसे पढ़ाना है, उनका मेंटेनेंस कैसे करना है, ये एक दायित्व है पिता का, तो वो इसमें एडवाइजरी बॉडी के रूप में काम कर सकता है। किसी ने आपको आपका अधिकार बताया नहीं। मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि सेक्शन 6 गार्जियनशिप एक्ट का आपको अधिकार देता है टू बी द फर्स्ट गार्जियन ऑफ द चाइल्ड। ये अधिकार माँ के पास नहीं है। आपको सेक्शन 24 गार्जियनशिप इन बॉन्ड का अधिकार देता है कि अगर आपका बच्चा खतरे में है तो उसकी रक्षा के लिए आप स्टेप ले सकते हो। यू गॉट द पॉइंट ना। इवन यूर गार्जियन ऑफ योर वाइफ। तो उस सिनेरियो में जब आपको गार्जियन नियुक्त किया है खुद पार्लियामेंट ने, कानून ने, तो कानून ये मानता है कि वो महिला एक गार्जियन बन सकती नहीं है। अ वुमन कैन नॉट बी अ गार्जियन ऑफ द हस्बैंड, बट अ हस्बैंड कैन बी अ गार्जियन ऑफ द वाइफ। पिता के बाद आप ही उसके संरक्षक हो, उसके रक्षक हो। गॉट द पॉइंट ना। तो मेरा कहना यह है कि जब आप उसके संरक्षक हो, रक्षक हो, तो उसके बारे में डिसीजन लेने के समस्त अधिकार जो है आपके पास होने चाहिए। भाई कानूनन स्थिति यह आती है कि अगर महिला को मेंटेनेंस नहीं मिला तो वो गलत रास्ते में जा सकती है, वो प्रोस्टिट्यूट बन सकती है। तो स्थिति वैसे भी वही है कि अगर उस महिला को सेक्स नहीं मिला और उस महिला के अंदर सेक्स की तलब है और वो सेटिस्फाई नहीं हुई, तो इस बात की पॉसिबिलिटी भी है कि वो महिला जो है गलत सलत काम कर सकती है। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि अगर वो कोई काम कर रही है तो वो कलीग के साथ में इंटरकोर्स कर सकती है। तो दैट्स वाई टू रिटेन द पायसनेस ऑफ द रिलेशनशिप, तो ये रिलेशनशिप बनाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस पर आपको विशेष जोर देना, आपको मैं बार बार कह रहा हूँ, इस पर आपको जो है डाइवर्ट नहीं होना है। तो शुरू के जो पॉइंट्स हैं उसमें एक पॉइंट एडिशनल आप ये भी ऐड कर सकते हो। बात समझ गए ना? क्लियर हो गया आपको?
अब मोटी मोटी बात है कि जैसे आपने ऑफर्स कोड को दिए, कोड को आपने समझाया, तो कोड में हर एक बात क्लियरेंस होगी और उसके साथ साथ जो आपका आईटी वाला पार्ट है, इनकम टैक्स वाला पार्ट है, उस पर भी आपको जोड़ देना है। जो मैंने आपको बताया अभी कि 20,000 रुपये इनकम है, 6600 रुपये मैक्सिमम साइड पर आ गया, बच्चों को पढ़ाना कैसे, वो राइट्स आप तय करोगे। तो उस सिनेरियो में बच्चों की फ़ीस है वो आप जमा करवा सकते हो। अगर वाइफ भी अर्न कर रही है तो आप इक्वल कंट्रीब्यूशन मांग सकते हो। तो ये चीज़ें करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं बोलोगे, चुप रहोगे, कंटेस्ट करोगे तो मारे जाओगे। अब पैटर्न कंटेस्टिंग अपना क्या है, अरे साहब मेरी वाइफ दुष्ट है, घर से अलग हो गई, मेरे माता पिता की सेवा नहीं करती है और ऐसा कर रही हो वैसा कर रही है। देखो कोई भी वाइफ हिंदुस्तान में आपके माता पिता की सेवा करने के लिए पैदा नहीं हुई है। इस गलतफहमी को दिमाग से निकाल देना। अब आपको ये लगे कि साहब मेरी वाइफ आएगी रात में मेरे पैरों की मालिश करेगी सरसों के तेल से, ये पॉसिबल नहीं है। आज के टाइम पे लड़कियां पढ़ लिख गई हैं, मॉडर्न हो गई है। तो मोटा मोटा पॉइंट मेरा ये है, आप केवल कोऑर्डिनेशन बना के चलो। और दूसरी बात है कि अपनी प्रॉपर्टीज़ में कोई भी राइट मालिकाना हक की अपनी पत्नियों को इनिशियली मत दो। उनको आप नॉमिनी बना दो, बात की बात है। अगर आप नहीं रहते हो एज अ नॉमिनी वो काम कर सकती हैं अगर आप चाहते हो तो, और नॉमिनी आप अपने माता पिता को बना सकते हो। ये डिपेंड है आपके डिस्क्रिप्शन के ऊपर। बट आपके जीते जी आपकी प्रॉपर्टी में कोई अधिकार आपकी पत्नी का नहीं रहना चाहिए। अगर होगा तो वो विवाद क्रिएट कर देगी। और जहाँ भी उसकी नीयत ख़राब है तो इस तरह से वर्कआउट आपको करना है। इसके अलावा जो उसके घर वाले हैं, उसके पास जो प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर पीयर बैठी है तो उस पर अटैक शुरू करना है आपको। अल्टीमेटली वो प्रॉपर्टी है उसका क्या होगा, अगर आप उस प्रॉपर्टी में उस लड़की का अधिकार दिलवा दोगे तो कम से कम उसका जो एक टेंडेंसी है भीख मांगने का वो कम से कम तो हो जाएगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए लड़की के बाप के पास 5 प्रॉपर्टी है, 4 प्रॉपर्टी है, 3 है, 2 है, 1 है, तो अल्टीमेटली उस प्रॉपर्टी का होना क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन होगा। कोई हिंदू मेल है वो डाइट होता है बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के। तो ऐसी स्थिति में उसके जो वारिसान है वो प्रॉपर्टी को करेंगे इनहेरिटेंट। अगर पिता किसी भी कारण से वो प्रॉपर्टी अपनी लड़की को नहीं देना चाहता है तो वो विल लिखेगा। तो वो लिखेगा मेरी औलाद मेरे कहने पे नहीं है, या इसी औलाद ने मेरी सेवा करी, मतलब लड़के ने, तो इसलिए मैं लड़के को प्रॉपर्टी देता हूँ। तो वो डॉक्यूमेंट बिल का भी काम आ जाएगा आपके, कि देखो भाई बाप भी खुद ही कहता है कि इस औलाद ने जो है उसकी जो है सेवा नहीं करी है, तो जो अपने बाप की सगी नहीं हुई तो हमारी सगी क्या होगी। तो वो इंस्ट्रूमेंट पर भी विशेष निगाह आपकी रहनी चाहिए, वो भी काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो चीज़ छोटी छोटी हैं पर ध्यान दोगे तो बच जाओगे, नहीं दोगे तो मारे जाओगे। इसके अलावा उनके खिलाफ आप जितनी कार्रवाई कर सकते हो इनकम टैक्स में आप करो। आपके खिलाफ वो लिखते हैं कि साहब हमने शादी में बढ़ चढ़ के दान देश दिया, तो क्या दान देश दिया उस पर हिट करो। तो बार बार रिमाइंडर करने पड़ेंगे आपको, और ये काम आप खुद से भी कर सकते हो। देयर इज नो नीड टू हैव एन एडवोकेट, आई एम स्पेसिफाइंग यू एज पर सेक्शन 32 ऑफ द एडवोकेट एक्ट। तो चीज़ छोटी है, फॉलो कर लोगे तो बच जाओगे, नहीं करोगे तो मारे जाओगे। तो जल्दी मिलते हैं अपन एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।